स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ द पार्टनकस ट्यूटोरियल। हम फिजिक्स का पहला लेसन रोटेशनल डायनामिक्स स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने डिस्कस किया। अभी आज हम एक दूसरा थ्योरम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस थ्योरम में जो एक्सिस हम कंसिडर करेंगे वो एक दूसरे को स्टूडेंट पैरेलल है, इसके लिए इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। प्रीवियसली एक्सिस वर परपेंडिकुलर, तो उस थ्योरम का नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था। तो इस थ्योरम को समझने के लिए हमको एक 11th का पॉइंट रिवाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में नोट में लिखा है। आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि एवरी बॉडी हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। हर बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क्रीट पार्टिकल या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टडी करने के लिए जब हम न्यूटन्स लॉ स्टडी करते हैं स्टूडेंट, तो हम पूरा बॉडी नहीं लेते। सपोज इस बॉडी का हमको, इस बॉडी के ऊपर हमको न्यूटन्स लॉ लगाने का है। ये बॉडी सपोज 5 किलोग्राम का है, तो हम ये पूरा बॉडी कंसिडर नहीं करते जैसे हमने 11 में पढ़ा। व्हाट वी डू इज वी कंसिडर ए पार्टिकल इन ए फॉर्म ऑफ ए पॉइंट मास। Mass of this particle is 5 kilogram and then we study its motion and hence we study the motion of the body. तो यहां से हमको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता चलता है। तो डेफिनेशन समझते हैं स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी is defined as the point where we can assume that entire mass of the body is concentrated. स्टूडेंट मास कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, मास हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये खाली एजम्पशन है, हाइपोथेटिकल है। ऐसा क्यों कॉन्सेंट्रेट किया? सो वी कैन स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी इन ए कन्वीनियंट मैनर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। मोशन को हम सिंप्लीफाइड स्टडी कर सके, ऐसा हमने करने के लिए सेंटर ऑफ मास एज्यूम किया है। अभी 11th स्टैंडर्ड में हमने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा एक्स कोऑर्डिनेट का। अभी एक्स कोऑर्डिनेट का ये जो फॉर्मूला है, तो हमने क्या किया, बॉडी को हमने कंसिडर किया। रिकलेक्ट करो पहले लेक्चर, बॉडी को हमने कंसिडर किया कंसिस्टिंग ऑफ मेनी पार्टिकल्स और पॉइंट मास m1 m2, देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, m1 x1 plus m2 x2 so on डिवाइड बाय m1 plus m2 एंड so on। तो समेशन फॉर्म में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि सिग्मा i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n समेशन एमा एक्स आई। और जब सारे पार्टिकल को ऐड कर देंगे तो इट विल बी टोटल मास ऑफ द बॉडी स्टूडेंट। तो कैपिटल M क्या है? टोटल मास ऑफ द बॉडी है। तो ये हो गया डिस्क्रीट का। ये फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बॉडी का यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रेगुलर रहेगा तो देखो क्या है, बाय एनालॉजी ये जो समेशन है इसको हमने इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया स्टूडेंट, और एक्स कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ एक्स लिखा और डीएम रिकलेक्ट करो। डीएम क्या होता है? तो डीएम इज नथिंग बट मास ऑफ द एलिमेंट। ये फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है स्टूडेंट। ये आपको मैंने 11th का पार्ट हमने रिवाइज किया स्टूडेंट। तो आइए अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि स्टेट एंड प्रूव। तो पहले स्टेटमेंट समझते हैं। देखो, जब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किया तब हमने खाली लेमिना लिया, लेमिना प्लेन लेमिना थिन शीट ऑफ द बॉडी। रिकलेक्ट कीजिए। अभी ये जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इट इज अप्लीकेबल टू रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप और साइज। ये जो थ्योरम है हर प्रकार के बॉडी को अप्लीकेबल है। वो लेमिना है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। What it says कि if we take a rigid body, then moment of inertia of a rigid body of any shape or size about any axis। ये डायग्राम देखिए, पहला जो एक्सिस है वो कहीं से भी पास हो रहा है, किसी भी पॉइंट से पास हो रहा है। तो डायग्राम में जो O है ये एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी है स्टूडेंट। ये जो O पॉइंट है वो कहीं पर भी विद इन द बॉडी ले सकते हैं, बॉडी के बाहर नहीं होगा, बी केयरफुल। ये हमेशा बॉडी के अंदर होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई ओ। तो व्हाट इज आई ओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट
एनी एक्सिस। मतलब पहला एक्सिस हम कहीं पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जो दूसरा एक्सिस है, उसके ऊपर कंडीशन है। क्या कंडीशन है स्टूडेंट? कि सेकंड एक्सिस मस्ट बी पैरेलल एक्सिस। सेकंड पैरेलल है, ये सेकंड वाला एक्सिस है, इसको पैरेलल है द नेम ऑफ द थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये जो सेकंड एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है? सी मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी से पास हो रहा है। मतलब इस थ्योरम में देयर आर टू एक्सिस, वन passes through any point and second passes through center of mass of the body compulsorily and two axes are parallel। तो मैंने ये पॉइंट अलग लिखा है आपको याद रखने के लिए। फिर सेकंड क्या है कि इट इज द सम ऑफ, किसका सम है? यहाँ पे हमने लिखा ना सम ऑफ, किसका सम है? दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम। देखो कैपिटल एम मास ऑफ द बॉडी है, और ये जो दो एक्सिस है ये पैरेलल है, उसके बीच का डिस्टेंस h है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? मैथमेटिकल स्टूडेंट इस थ्योरम का होगा I0 इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम प्रूफ समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप और साइज। दिस रिजिड बॉडी कैन बी एज्यूम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एलिमेंट यहाँ पे बताया। तो व्हाट इज डीएम? तो let us consider one of the element of the body, many element, एक एलिमेंट ले बॉडी ऑफ मास dm situated at point P, मेनी एलिमेंट में से एक एलिमेंट लिया जिसका कि मास dm है। अभी लेट अस जॉइन O विथ P। देखो ये फर्स्ट एक्सिस है स्टूडेंट, जैसे आपको समझाया, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो लेट अस जॉइन O विथ P और लेट अस जॉइन C विथ P। मतलब एलिमेंट का डिस्टेंस O पॉइंट, एनी पॉइंट से OP डिस्टेंस है, और C पॉइंट, C मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास है और CP है। तो हम इन दोनों को रिलेट करने का है स्टूडेंट। आपको क्या समझना होगा, कोई भी आंसर आपको तभी याद रहेगा जब आप समझेंगे। हमको IO और IC को रिलेट करने का है। दिस मीन्स वी आर सपोज टू रिलेट OP डिस्टेंस टू CP डिस्टेंस। तो उसके लिए हम छोटा सा एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट अस सपोज दैट फ्रॉम P a perpendicular is drawn on extension of OC. Let us PN be a perpendicular drawn on the extension of line OC। और दूसरा क्या करते हैं स्टूडेंट? C को हम कंसिडर करते हैं ओरिजिन। लेट मी कंसिडर C इज द ओरिजिन। तो ये P के दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर x, y। मतलब ये यदि C ओरिजिन है तो ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। तो CN डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? CN डिस्टेंस विल बी x और PN डिस्टेंस, ये जो PN डिस्टेंस है स्टूडेंट, PN डिस्टेंस विल बी इक्वल टू y। तो अभी हमारे पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए स्टूडेंट। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ध्यान दीजिए, PNC। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं PNC। इन ट्रायंगल PNC व्हाट यू विल हैव? वी हैव CP स्क्वायर, द डिस्टेंस CP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? CN स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट, PN स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना है वैल्यू होगा? दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन 1। तो हमको CP डिस्टेंस का पता हो गया। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए स्टूडेंट,
PON, कौन सा ट्रायंगल, ध्यान दीजिए बराबर, PON, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज अगेन OP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज OP है तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है तो बेस इज ON इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, और हाइट क्या होगा ट्रायंगल का, PN स्क्वायर। अभी जो डिस्टेंस ON है स्टूडेंट, ON है, इसको हम दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं, OC प्लस CN, तो दिस कैन बी रिटर्न इक्वल टू OC प्लस CN होल स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, बराबर ध्यान दीजिए। पर OC कितना है, H है, व्हाट इज H, तो H इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये H है, और हमने C को ओरिजिन माना है, इसके लिए डिस्टेंस H है, तो हम व्हाट वी कैन राइट दैट, देयरफॉर OP स्क्वायर, OP स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, OC, हाउ मच इज OC स्टूडेंट, H प्लस CN कितना है, X, इसका स्क्वायर, और PN कितना है देखो डायग्राम में, तो PN का वैल्यू है Y स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2H X प्लस X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। बट ये ध्यान दीजिए लास्ट का दो टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट फ्रॉम इक्वेशन 1 ये CP स्क्वायर है, तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर OP स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2HX प्लस ये जो लास्ट का टर्म है, ये वाला जो टर्म है, दिस इज इक्वल टू CP स्क्वायर, लेट मी कॉल इक्वेशन 2। ये कहाँ से आया, वी आर यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी हुई, इक्वेशन 1। ये हमने स्टूडेंट क्या किया, व्हाट वी हैव डन इन दिस स्टेप, वी हैव रिलेटेड द OP डिस्टेंस टू CP डिस्टेंस, ये OP है और ये CP है। ऐसा इसके लिए क्या कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, तो रिकलेक्ट कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रेशन सिंबल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इनटू dm। तो लेट मी राइट नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of the rigid body, of the rigid body about any axis, about any axis, कहाँ से पास हो रहा है, हमने क्या एज्यूम किया है, इसको वैल्यू हम दे दिया IO, ये O एनी पॉइंट है, ऐसा एक्सिस पास हो रहा है, यदि परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा एक्सिस है, या ये ऐसा एक्सिस पास हो, तो IO कितना होगा, देखिए कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, स्क्वायर ऑफ जिस एक्सिस में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है, उस एक्सिस से डिस्टेंस लेने का है स्टूडेंट, तो एक्सिस O से पास हो रहा है, एलिमेंट कहाँ है, P पर है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी OP स्क्वायर dm, let me call this is equation number 3। Similarly, moment of inertia of the rigid body, same body, about क्या होगा, पैरेलल एक्सिस, दूसरी एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू, कहाँ से, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब C से पास हो रहा है, ये एक्सिस इसको पैरेलल है और C से पास हो रहा है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल ऑलवेज, जहां जो एक्सिस है वहां से डिस्टेंस लेने का है, तो एक्सिस ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका, CP स्क्वायर dm, लेट मी कॉल इक्वेशन 4। अभी स्टूडेंट IO और IC को रिलेट करने का है, इसका मतलब OP स्क्वायर और CP स्क्वायर को रिलेट करने का, ये क्यों रिलेशन निकाला हमने, अभी ये जो OP स्क्वायर का वैल्यू है सेकंड, वो थर्ड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ ओपी फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3, थर्ड में सब्सटीट्यूट कर दें। ये ओपी स्क्वायर का जो वैल्यू है स्टूडेंट, सॉरी, ये ओपी स्क्वायर का जो वैल्यू है या थर्ड में सब्सटीट्यूट करते हो, देखो क्या होगा। लेट मी राइट, वॉच केयरफुली, आई ओ इंटीग्रेशन सिंबल ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर मतलब ये वैल्यू होगा एच स्क्वायर प्लस 2hx, ध्यान दीजिए, प्लस सी पी स्क्वायर इंटू डी एम, ये डी एम देखो लास्ट में डी एम, ओपी स्क्वायर या सब्सटीट्यूट किया। अभी इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर सकते हैं स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डी एम, पहला टर्म ये एच स्क्वायर और ये डी एम, सेकेंड टर्म क्या होगा, तो प्लस इंटीग्रेशन 2hx डी एम, और लास्ट का टर्म होगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन सी पी स्क्वायर डी एम। ध्यान दीजिए, लास्ट का जो टर्म है सी पी स्क्वायर डी एम दैट इज नोन, ये आई सी है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन अल्टरनेटिवली कि आई ओ इज इक्वल टू, अभी कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास फिक्स रहता है, तो ये जो एक्सिस है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है वो हमेशा फिक्स रहेगी, उसको आप सिलेक्ट कर ही नहीं सकते हो। पर ये एक्सिस कहीं से भी पास हो सकती है, पर किसी बॉडी के लिए आपने एक बार एनी एक्सिस सिलेक्ट किया तो ये डिस्टेंस h कांस्टेंट होगा। एक बार दोनों एक्सिस का आपने सिलेक्शन कर लिया जिसमें कि एक एक्सिस फिक्स है, तो फिर ये h कांस्टेंट होगा ना स्टूडेंट। तो ये h हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं एच स्क्वायर इंटीग्रल dm। उसी प्रकार ये जो सेकंड टर्म है, तो यहाँ से 2h बाहर आ जाएगा, 2h कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या बचेगा x dm, और लास्ट का जो टर्म है वो फ्रॉम इक्वेशन 4 से IC है, IC है। कौन सा हो गया ये, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हमने इसमें यूज किया स्टूडेंट, और h कांस्टेंट है। अभी इंटीग्रेशन dm, व्हाट इज इंटीग्रेशन dm, बट इंटीग्रेशन dm इक्वल टू कैपिटल M, टोटल मास होगा। सब एलिमेंट को ऐड कर दिया, पहले बॉडी को हमने छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किया, और सारे एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल मास होगा। और ये ध्यान दीजिए ये टर्म, एंड इंटीग्रेशन x dm, ये मैंने आपको बिगनिंग में बताया स्टूडेंट, ये x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, तो ये देखो x कोऑर्डिनेट आ गया ना, x dm इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ओरिजिन को या c को हमने ओरिजिन लिया है, तो उसका ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो ये जीरो हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस कैन बी रिटर्न दैट आई ओ इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू कैपिटल M, ये टोटल मास, और ये टर्म कितना हो गया, ये टर्म हो गया 2h इंटू जीरो, और लास्ट का टर्म हो गया स्टूडेंट IC। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस कैन बी रिटर्न अल्टरनेटिवली आई ओ इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक मार्क स्टेटमेंट का है स्टूडेंट, और 2 मार्क इसको प्रूव करने का है। टोटल क्वेश्चन 3 मार्क का है। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आइए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हमने थ्योरम स्टडी किया उसका एप्लीकेशन है। क्यों हम कैसे यूज कर सकते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ उनका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। तो क्वेश्चन ऐसा है, हमने ऑलरेडी डिराइव किया, देखो इस टॉपिक में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। We have to find moment of inertia of the ring about any diameter, फर्स्ट केस, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, about any diameter, about its own axis is known for any diameter. तो let us consider कि ये ring है, the ring is situated in the plane of the board, in the plane of the paper,
जबकि O इज द सेंटर ऑफ द रिंग है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंसिडर टू परपेंडिकुलर डायमीटर। स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, इसके दो परपेंडिकुलर डायमीटर सेलेक्ट करता हूं। लेट अस कॉल ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश। एक्स एक्स डैश क्या है, डायमीटर है, मतलब रिंग ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। Let me call moment of inertia about this diameter is ID. तो मैं यहाँ लिखता हूँ what is x o x dash, this is nothing but diameter, x एक्सिस है, डायमीटर है। उसी प्रकार दूसरा जो डायमीटर है y y डैश, x डायमीटर है और y o y डैश भी डायमीटर है स्टूडेंट। मतलब कैसे रिंग रोटेट करेगा, रिंग विल रोटेट लाइक दिस। अभी आपको ये पॉइंट समझने का, हमने क्या ट्रिक किया है इसमें, ये जो दो डायमीटर हमने लिए हैं स्टूडेंट, वो डायमीटर हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया है। ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द रिंग, दोनों में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आईडी होगा। तो व्हाट इज आईडी, आईडी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ऑफ द रिंग about any diameter, about any diameter, about any diameter, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री कोई भी डायमीटर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी हो। अभी रिकलेक्ट कीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये हो गया आपका आई एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका हो गया आई वाई। रिकॉल, ऐसा क्यों किया कि दीज टू एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर situated in the plane of the lamina, ring can be considered as a lamina। देखो आपको बताता हूँ, ये रिंग है, इस रिंग में ये एक डायमीटर लिया स्टूडेंट हमने ऐसा, और दूसरा डायमीटर हमने ऐसा लिया, रिंग कैन बी कंसिडर्ड एज लेमिना। वेयर इज द थर्ड एक्सिस, तीसरा एक्सिस कहाँ पर है, तो तीसरा एक्सिस का ओन एक्सिस। क्या मतलब है स्टूडेंट ओन एक्सिस का, ओन एक्सिस मतलब एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर है। देखो स्टूडेंट, तो तीसरा एक्सिस कहाँ पर होगा, थ्री डायमेंशनल डायग्राम में जो तीसरा एक्सिस होगा वो ऐसे होगा, इट विल बी लाइक दिस। दिस एक्सिस इज नथिंग बट z एक्सिस, ये आई जेड होगा, जेड एक्सिस होगा। तो आई जेड कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड का वैल्यू हमको पता है एम आर स्क्वायर। आपको समझने के लिए एक मैं यहाँ से अलग डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि रिंग ऐसा है, यदि इफ द रिंग इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, रिंग ऐसा होता तो ये इसका ओन एक्सिस होता, ये ओन एक्सिस है स्टूडेंट। तो ये कौन सा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। लेट मी राइट दिस, ये हो गया आपका जेड जेड डैश एक्सिस। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो अभी क्या हो गया देखो, ऑल थ्री एक्सिस आर कॉन्करेंट। क्या मतलब है कॉन्करेंट का, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, द टू ऑफ देम लाइज इन द प्लेन एंड वन लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वी कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं कि फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या नोटेशन में फॉर्मूला स्टूडेंट, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। रिकॉल, अभी आई एक्स और आई वाई दोनों डायमीटर है, तो आई एक्स कितना होगा स्टूडेंट, आई डी, डी फॉर डायमीटर, आई वाई भी डायमीटर है, जिससे आपको पता है ड्यू टू सिमेट्री दोनों डायमीटर में वैल्यू सेम होगा, और आई जेड का वैल्यू कितना है, तो डेट इज एम आर स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, देयर फोर ट्वाइस ऑफ आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर एंड देयर फोर आई डी अबाउट एनी डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग हो जाएगा स्टूडेंट आई डी इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया आपका फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी डायमीटर। आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में उन्होंने रेगुलर सिमेट्री ऑफ बॉडी का एक टेबल ड्रॉ किया है, डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू लिखा है टेक्स्ट बुक में, पर ऐसा एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ ये जो एक्सिस थ्योरम है इससे आपको ऐसे कैलकुलेट करने को मिलता है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट सेकंड सॉल्यूशन समझते हैं। सेकंड क्या है, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन।
अभी आपको एक पॉइंट समझने का स्टूडेंट, जो रिंग है, रिंग, इसके दो टेंजेंट होते हैं स्टूडेंट, बराबर ध्यान दो। एक तो टेंजेंट ऐसा होता है, इस टेंजेंट का ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि ये टेंजेंट इस डायमीटर को पैरेलल है। देखो बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये डायमीटर है, डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है हमको, तो ये टेंजेंट इन द प्लेन है, ये रिंग का प्लेन है, तो टेंजेंट इन द प्लेन हुआ कि नहीं, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, और टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं, ऐसा टेंजेंट लिया तो ये डायमीटर हो गया। तो हमको सेकंड केस में जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू डायमीटर है, तो लेट मी ड्रॉ ए टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट टू द रिंग, लेट अस कॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट, ये पॉइंट लेट अस सपोज P है, तो टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT है, मतलब ये रिंग ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। वो गांव में आपने हैंड फैन देखा होगा, हैंड फैन गर्मी में कैसे रोटेट करते हैं, तो ये उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अभी हम क्या ट्रिक करते हैं जो आपको समझने का है, कि दूसरा जो एक्सेस हमने लिया है स्टूडेंट, सेकंड जो एक्सेस हम लेंगे, ये हम लेंगे डायमीटर, ये जो सेकंड एक्सेस है वो हमने डायमीटर लिया है। ये रिंग है, रिंग कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट, रिंग इज इन द प्लेन ऑफ योर नोटबुक और प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ये कौन सा है, ये डायमीटर हो गया ID। ये डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है mr²/2। तो देखिए ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गए, और यू फॉलोइंग वंस अगेन, देखो दोनों एक्सिस पैरेलल हो गया, ये रिंग है, ये डायमीटर हो गया, और ये पैरेलल, ये टेंजेंट हो गया, तो दोनों एक्सिस पैरेलल हुआ कि नहीं, इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी आपको पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वन एक्सिस टू पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये जो सेंटर ऑफ द रिंग है वो सेंटर ऑफ मास है, वो जो है वो सेंटर है, सेंटर ऑफ जो रिंग है स्टूडेंट वही सेंटर ऑफ मास है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू C पॉइंट होगा। मतलब ये जो ID हमने लिखा है स्टूडेंट, ये IC हुआ। रिकलेक्ट करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, व्हाट इज IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस जो h होता है, दैट h डिस्टेंस r के बराबर होगा। ये डायमीटर और ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस है। इट सेटिस्फाइज नाउ कंडीशन ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम लिखते हैं फॉर्मूला कि फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या फॉर्मूला है नोटेशन फॉर्म में स्टूडेंट, कि IO moment of inertia about any axis is the sum of moment of inertia about parallel axis passing through center of mass into product of mass into square of distance, ये फॉर्मूला। इसमें से IC क्या हुआ, तो टेंजेंट हो गया, ये एनी एक्सिस हुआ, यहाँ पर टेंजेंट इज नथिंग बट एनी एक्सिस, ये पता नहीं है, ये निकालने का इनको क्वेश्चन मार्क। IC कितना हो गया, तो IC इज नथिंग बट I डायमीटर, वो हो गया mr²/2 प्लस H कितना है, तो r² है, दिस विल बी इक्वल टू 3/2 ऑफ mr²। Therefore moment of inertia about the tangent, कौन सा टेंजेंट, पैरेलल टू प्लेन और पैरेलल टू इट्स डायमीटर का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट 3/2 mr²। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो स्टूडेंट अभी तीसरा कैलकुलेशन करते हैं। तीसरा क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये रिंग है, ये मैंने समझा, ये टेंजेंट देखो इसके प्लेन में है, ऐसे देखेंगे तो टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन है, या टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर है। सपोज मैं रिंग को यदि ऐसा रखता हूँ स्टूडेंट, तो ये भी टेंजेंट है, यस और नो, आर यू फॉलोइंग, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, पर दोनों में फर्क है, ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है, और इट इज पैरेलल टू इट्स ओन एक्सिस है, देखो ये ओन एक्सिस हो गया। तो अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालने का है वो टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। ये हमने जो रिंग ड्रॉ किया है ओवल शेप रिंग है, मतलब रिंग इज सिचुएटेड
परपेंडिकुलर टू, ऐसा रिंग ये जो है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो ये इसका ऑन एक्सिस हुआ। देखो ऑन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ऑन एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, ऑन एक्सिस सेंटर से पास हो रही है रिंग के, पर सेंटर ऑफ द रिंग इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, तो ये IC हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। और ये टेंजेंट है, दोनों पैरेलल हुआ ना, दोनों पैरेलल हुआ, डिस्टेंस h इक्वल टू r हुआ इसमें। तो अगेन फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हम थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द थ्योरम। ये टेंजेंट को मैंने, दो टेंजेंट है इसके लिए यहाँ चेंज किया, तो ये टेंजेंट अननोन है, ये कितना हो गया टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश t, IC कितना हो गया स्टूडेंट mr स्क्वायर, ये ओन एक्सिस है बराबर है, और h इक्वल टू r है, तो ये कितना हो गया, दिस इज mr स्क्वायर, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट स्टूडेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये कि 2mr स्क्वायर। दिस इज द अगेन एप्लीकेशन ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है, ये कंप्लीट तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। क्वेश्चन ऐसा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन डिस्क, इसके पहले हमने रिंग किया थिन डिस्क, अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज mr स्क्वायर बाई 2, इसका हमने डेरिवेशन ऑलरेडी किया है स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 में, वो आप देखिए। वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड करने का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम डायमीटर, टेंजेंट और दो प्रकार के टेंजेंट, ये पूरा क्वेश्चन है। ये हमको दिया, हमको निकालने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर, एनी टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, और दूसरा एक टेंजेंट है जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो आइए सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, ये मैंने यहाँ पे डिस्क ड्रॉ किया है, देखो ये डिस्क है, थिन यूनिफॉर्म डिस्क है, इसके हमने, ये जो डिस्क है ये प्लेन ऑफ द बोर्ड में आपके नोटबुक में है, तो मैंने दो डायमीटर कंसिडर किए स्टूडेंट, देखो दो डायमीटर कंसिडर किए, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जैसे रिंग में मैंने आपको समझाया क्यों परपेंडिकुलर लिया, ताकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सेटिस्फाई हो। जो दूसरा एक्सिस है, जो तीसरा एक्सिस है स्टूडेंट, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ये एक्सिस है, जो तीसरा एक्सिस है वो ऐसा है। पहले जो दो एक्सिस है, एक एक्सिस ऐसा है, ये वाई एक्सिस हो गया स्टूडेंट, दूसरा एक्सिस किधर हो गया, देखिए ध्यान दीजिए बराबर, दूसरा एक्सिस ऐसा पास हुआ, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीसरा जो एक्सिस है ओन एक्सिस है, ये ओन एक्सिस है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, वो पता है हाफ mr स्क्वायर है। तो वी कैन, यहाँ पर वो क्या है, सेंटर ऑफ द डिस्क, r is the radius of the disk, m is the mass of the disk. What is ID? Moment of inertia of the disk about any diameter. कोई सा भी डायमीटर आप डिस्क का लेंगे स्टूडेंट तो वो आइडेंटिकल है, तो ड्यू टू रेगुलर सिमेट्री ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी होगा। तो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आपको थ्योरम पता है, ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है, आई एक्स, एक्स एक्सिस डायमीटर है, वाई एक्सिस भी डायमीटर है, तो ये ID प्लस ID, ये कितना हो गया स्टूडेंट, हाउ मच इज दिस, ये हो गया mr स्क्वायर बाय 2, z एक्सिस में देखो 2ID is 1 by 2 mr square, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क, ये डिस्क के लिए फॉर्मूला है, कितना हो गया स्टूडेंट, mr स्क्वायर बाय 4। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर समझते हैं। सेकंड आंसर में जो डिस्क है, कौन सा टेंजेंट है, ध्यान दीजिए, टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, ये डिस्क है देखो, तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है पैरेलल टू ओन प्लेन है, ऐसा टेंजेंट है देखो, तो ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू डायमीटर है, ये डायमीटर है, कोई भी एक डायमीटर लीजिए, ये टेंजेंट है और ये डायमीटर है, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। अभी डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना हमको,
डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? डायमीटर, एनी डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना आया? mr²/4। पर डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है? डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है, जो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क है। तो ये पता है, ये टेंजेंट क्या हो गया? इसको पैरेलल हो गया। तो देखो, इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाउ कम? दिस टेंजेंट इज एनी एक्सिस, दिस डायमीटर इज एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये डायमीटर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डायमीटर है इसका। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या होगा? आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई सी कितना है यहाँ पर? आई सी मतलब वो आई डायमीटर है। आई डायमीटर कितना है? तो mr²/4 है स्टूडेंट। h इक्वल टू आर है, टेंजेंट और डायमीटर का डिस्टेंस, 1/4 mr²। तो डायमीटर का, सॉरी, टेंजेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 5/4 mr²। ये किसके लिए हो गया? डिस्क के लिए हो गया। बी केयरफुल, विच टेंजेंट स्टूडेंट? टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन और टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। तीसरा जो है, थर्ड है, वो भी टेंजेंट है। ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क है। यदि ऐसा डिस्क है स्टूडेंट, तो ऐसा टेंजेंट है। देखो, ये इसका एक्सिस है। यदि ये वायर का मैं हेल्प लूं, तो ये इसका एक्सिस है। देखो, इसका एक्सिस है। अभी जो डिस्क का ओन एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ओन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो, ओन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है यहाँ पे, mr²/2, ये पता है हमको। और ये कहाँ से पास हो रहा है? ओ मतलब ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो एक एक्सिस से कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से। दूसरी जो एक्सिस है वो टेंजेंट है। तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, डिस्क किधर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, आपके नोटबुक के परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया? आईसी। आईसी कितना हो गया? ओन एक्सिस कितना हो गया? mr²/2 हो गया। अगेन हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो वी गेट mr²/2। ये जो टेंजेंट है आई डैश टी, आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये फॉर्मूला दिया है स्टूडेंट ऑलरेडी, प्लस mr²। तो ये आंसर कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू 3/2 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिस्क। सेम डेरिवेशन है स्टूडेंट, खाली हमने वैल्यू चेंज किया। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये सारे रिजल्ट आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज के टेबल में दिए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम रोटेशनल डायनामिक्स के टॉपिक में अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अभी हम नियर टू एंड आ गए हैं इस टॉपिक के। इसमें जो सेक्शन है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट, इस एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए हमको पहले 11th का रिवीजन करना पड़ेगा। लेट अस रिकॉल, 11th में हमने कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया है। ध्यान दीजिए, आपको पता है लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होता है तो उसका लीनियर मोमेंटम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स इन द absence of an external unbalanced force। जब कभी भी हम नेट फोर्स की बात करते हैं स्टूडेंट, हम जब ऐसा बोलते हैं कि बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, तो वी मीन टू से फोर्स इज ऑलवेज एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस। तो स्टेटमेंट कहता है, इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी or a system of bodies, its linear momentum is always conserved, means remains constant। किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक्चुअली इट फॉलोज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ क्या कहता है स्टूडेंट मैथमेटिकल फॉर्म में, कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन द सिस्टम, देन लीनियर मोमेंटम P इज कांस्टेंट। रिकलेक्ट कीजिए, यदि ये लॉ आपको पता है, इस लॉ का हमने गए साल एक एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल किए स्टूडेंट। हमको पता है कि दिस लॉ होल्ड्स गुड व्हेन नंबर ऑफ बॉडीज कोलाइड, जब दो बॉडी के बीच में कोलिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन बैट एंड बॉल, कोलिजन बिटवीन स्ट्राइकर एंड रॉड ऑन ए कैरम बोर्ड,
कोलिजन बिटवीन द स्नूकर बॉल्स एंड सो ऑन। तो जब दो बॉडी का कोलिजन होता है तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंट लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। रिकलेक्ट कीजिए 11th का लीजिए, जो 11th का पोर्शन है इसका मैंने यहाँ पर इक्वेशन भी लिखा है m1u1 प्लस m2u2। जब दो बॉडी कोलाइड करता है तो उसका लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन m1v1 प्लस m2v2। यदि ये आपको बराबर याद है स्टूडेंट, तो इसका एनालॉगस अभी रोटेशनल मोशन 12th में है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कौन सा मोमेंटम होगा? जब रोटेशनल मोशन होता है स्टूडेंट तो मोमेंटम विल बी एन एंगुलर मोमेंटम। तो इस ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट में खाली मुझे चेंज करने का है। लीनियर क्वांटिटी की जगह हमको रोटेशनल क्वांटिटी लेना है। तो क्या स्टेटमेंट होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, फोर्स की जगह क्या हो गया आपको पता है, रोटेशनल मोशन में क्या लगता है स्टूडेंट, ए टॉर्क इज रिक्वायर्ड। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडी, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। यहाँ पे फोर्स था और लीनियर मोमेंटम था। कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है। यहाँ पर फोर्स की जगह टॉर्क है, उसका एनालॉगस है, रिकलेक्ट कीजिए, टॉर्क है और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम है, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? दैट इज इफ टो वेक्टर टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, तो क्या होना चाहिए? इट्स एंगुलर मोमेंटम is remaining constant. This is the law of conservation of angular momentum. अभी एग्जाम्पल देने के पहले हम इसका पहले प्रूफ समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो लेट अस फॉलो द प्रूफ ऑफ द स्टोरी, प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो प्रूफ ऑफ द थ्योरम के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो वी नो दैट, recall, we know that angular momentum is a vector quantity given by what formula student? It is given by r vector cross p vector, r cross p। r क्या है? r पोजीशन वेक्टर है और p इज द लीनियर मोमेंटम। अभी जब बॉडी के ऊपर टॉर्क लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम विल चेंज। तो टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ में एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम चेंज होगा यदि फोर्स इज अप्लाइड। तो लेट अस डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट समझने के लिए। लेट अस कॉल इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टी का डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा? dl वेक्टर बाय dt, dl वेक्टर बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? d बाय dt ऑफ होगा स्टूडेंट r क्रॉस p। अभी ये u इंटू वी है तो आपको डेरिवेटिव का रूल पता है स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो क्या होगा? dp बाय dt, रिकलेक्ट कीजिए, और प्लस सेकंड क्वांटिटी क्या होगा फिर? तो सेकंड एज इट इज सेकंड क्वांटिटी इंटू dr वेक्टर बाय dt। दिस इज द डेरिवेटिव। u इंटू वी रूल हमने यूज किया। अभी स्टूडेंट वी नो दैट, रिकलेक्ट कीजिए, वी नो दैट कि dp बाय dt, dp बाय dt, p क्या है? p लीनियर मोमेंटम है। तो dp बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या होता है? फोर्स के बराबर होता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमने 11 में पढ़ा। और dr वेक्टर बाय dt, dr वेक्टर बाय dt is nothing but v vector, that is linear velocity। रिकलेक्ट कीजिए, linear velocity। तो यूजिंग दिस टू स्टेप, ऊपर का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? दिस फॉर्मूला बिकम
dl वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू, ये टर्म क्या होगा स्टूडेंट, दिस विल बी r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस p वेक्टर क्रॉस क्या होगा v वेक्टर, p क्रॉस v। बट r क्रॉस f, तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया, देखो हमने डेरिवेशन किया है। ऑल्सो क्या हो जाएगा, ऑल्सो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ये तो हमने प्रूव किया है टॉर्क में, किसके बराबर होता है, ये होता है टॉर्क वेक्टर के बराबर। दिस इज टॉर्क, कलेक्ट कीजिए, ये टॉर्क है। और p वेक्टर किसके बराबर है, ऑल्सो p वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, p वेक्टर का वैल्यू होगा स्टूडेंट m इंटू v। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। ये दो वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, dl वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी हो गया टॉर्क वेक्टर, और ये क्या हो गया p वेक्टर, p इज व्हाट, p इज m इंटू v। बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आई होप यू आर फॉलोइंग। m स्केलर है, ये p हो गया, p क्रॉस v। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, m स्केलर है तो इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा। दिस कैन बी रिटर्न अल्टरनेटिवली दैट द टॉर्क वेक्टर प्लस m, ये m पहले बाहर लेता हूं क्योंकि m स्केलर है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। पर हमको पता है v वेक्टर क्रॉस दो सिमिलर वेक्टर पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम टॉर्क वेक्टर प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर। Hence, therefore, dl vector by dt left hand side is equal to torque vector. This is the required formula for torque. तो torque होता है क्या स्टूडेंट, torque is nothing but rate of change of angular momentum। जैसे यहाँ फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ रिकलेक्ट कीजिए, फोर्स क्या आता है लीनियर मोशन में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। देखो ये अभी if torque vector is 0, suppose no torque is applied, यदि टॉर्क नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इस इक्वेशन से स्टूडेंट, इस इक्वेशन में होगा dl वेक्टर बाय dt इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, लेट मी कॉल, इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ स्टूडेंट, लेट मी कॉल, ये इक्वेशन 2 है। अभी dl वेक्टर बाय dt, डेरिवेटिव कब 0 होता है, तो हमको नॉलेज है डेरिवेटिव किसी फंक्शन का तभी 0 होता है जबकि फंक्शन कांस्टेंट है। तो व्हाट इट इंप्लाइज, ये क्या बताता है स्टूडेंट, व्हाट इट इंडिकेट, dl वेक्टर बाय dt 0 का मतलब क्या है कि l वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो ये स्टेप आ गया यहाँ पे, टॉर्क यदि 0 है, टॉर्क मतलब टॉर्क एक्सटर्नल 0 है तो एल इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें स्टेटमेंट और ये प्रूफ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट ये जो प्रूफ मैंने किया है अभी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। इसका एक दूसरा भी सिंपल मेथड है ये प्रूव करने के लिए, तो मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ जो कि इजी है। तो रिकॉल कीजिए, वी नो दैट for a rotating body, about a fixed axis, L vector equal to I ओमेगा वेक्टर। रिकॉल कीजिए स्टूडेंट, ये हमने प्रूव किया है कि एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये भी इक्वेशन हम ले सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। अभी हम इसको क्या करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे कि यहाँ डेरिवेटिव लिया है स्टूडेंट, यहाँ पर डेरिवेटिव लिया है, वैसे ही यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेते हैं। लेट मी कॉल, ये इक्वेशन 1 है, इस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाउ यू कैन राइट दिस, वी कैन राइट dl वेक्टर बाय dt
इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा वेक्टर। यस और नो? डेरिवेटिव लिया। अभी रोटेटिंग जो बॉडी है अबाउट एक्सिस, इट इज अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है, मतलब आई कांस्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई आउटसाइड ऑफ द डेरिवेटिव इनटू डी ओमेगा बाय डी टी। सिंस आई कांस्टेंट है, आई इज द कांस्टेंट है, moment of inertia of a rotating body about given fixed axis is constant. अभी what is d omega by dt? तो we know that dl vector by dt का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट I into अल्फा वेक्टर। रिकॉल कीजिए डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हमने प्रूव किया है I into अल्फा वेक्टर इज नथिंग बट टॉर्क वेक्टर। रिकलेक्ट कीजिए, तो क्या क्या फॉर्मूला हमने यूज किया कि डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी का वैल्यू हो गया अल्फा वेक्टर, एक ये फॉर्मूला हमने यूज किया बाय डेफिनेशन, और सेकेंडली हमने यूज किया कि आई अल्फा वेक्टर हमने प्रूव किया है इज नथिंग बट द टॉर्क वेक्टर। तो देखो क्या आ गया, व्हाट वी गॉट, देयरफॉर डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू टॉर्क वेक्टर। देखो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे वी आर हियर, dl वेक्टर बाय dt इज द टॉर्क वेक्टर, ये फॉर्मूला आ गया। लेट मी कॉल, ये इक्वेशन 2 है। फिर आप सेम आंसर लिख सकते हैं, सेम आंसर कि इफ, सेम आंसर इफ टॉर्क वेक्टर इक्वल टू 0, यदि टॉर्क 0 है, इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क तो क्या हो जाएगा, dl वेक्टर बाय dt इक्वल टू 0 and therefore L vector is a constant. So we have proved the law of conservation of angular momentum. ये शॉर्ट में आंसर है, इन दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया और उसका प्रूफ किया। मैंने आपको दो प्रूफ दिए हैं, एक टेक्स्ट बुक का और अल्टरनेटिंग। आइए उनके एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहला एग्जाम्पल लीजिए, लेट अस कंसिडर ए टर्न टेबल, एक बड़ा रिवॉल्विंग टेबल है, ए बिग टेबल विच इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। आपको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि रिवॉल्विंग चेयर होता है, ऐसा एक बड़ा टर्न टेबल है जो कि अबाउट इसके एक्सिस में रिवॉल्व कर सकता है। इमेजिन दैट ए हेवी पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक आदमी है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन टेबल के बीच में खड़ा है स्टूडेंट, एंड ही इज होल्डिंग द टू हेवी मासेस इन हिज हैंड। दो वजनदार, सपोज 2-2 किलो का वजन उसने उठा के रखा है दोनों हाथों में, और उसके जो आर्म्स है दे आर आउटस्ट्रेच, बाहर की तरफ है। टर्न टेबल के बीच में एक पर्सन खड़ा है, दोनों हाथों में उसके मास है, हेवी मासेस, और उसने अपने आर्म ऐसे आउटस्ट्रेच किए हुए हैं, बाहर की तरफ है। अभी सपोज एक बाहर से कोई इस टर्न टेबल को रोटेशन देता है, कंसिडर कीजिए दूसरे किसी पर्सन ने इस टेबल को ऐसा रोटेट किया। अभी जब टेबल को रोटेट किया तो टॉर्क अप्लाई किया, रोटेट करके उसने छोड़ दिया, तो टर्न टेबल क्या होगा, टर्न टेबल इज रोटेटिंग। हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय फॉर्मूला आई ओमेगा। तो हम देखेंगे कि ये जो टर्न टेबल है वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। अभी सपोज ये जो पर्सन है ही इज फोल्डिंग हिज आर्म्स, अपने जो आर्म है जिसमें उसने वजन रखा हुआ है वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के पास में लाता है, मतलब दोनों आर्म, दोनों जो हाथ है वो धीरे धीरे ऐसा पास में लाता है, ऐसा धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे, और लास्ट में दोनों हाथ वो ऐसे ले लेता है स्टूडेंट, अपने बदन के साथ में, अपना जो बॉडी है उसका, उसके साथ में लेता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये हाथ, इसके दोनों हाथ वो फोल्ड करता है, तो ये जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, टर्न टेबल का स्पीड है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है स्टूडेंट। और फाइनली जब हाथ एक्सिस के पास में होते हैं तो बहुत जोर से टर्न टेबल रोटेट करता है। ऐसा क्यों है? तो एंगुलर मोमेंटम इससे दिया है,
फर्स्ट केस में, पहले केस में जब आउटस्ट्रेच आर्म है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा सिस्टम का, टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस आदमी का, इस पर्सन और ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जो हेवी मासेस है स्टूडेंट, वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, तो इसके लिए टर्न टेबल धीरे धीरे रोटेट कर रहा है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ये फर्स्ट केस हो गया। अभी जब सेकंड केस में जब वो आर्म्स फोल्ड करता है, जब वो हाथ अपने बॉडी के पास में लेके आता है, तो क्या होता है, ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हैवी मास है, वो एक्सिस के पास में आ रहा है। जैसे हैवी मास एक्सिस के पास में आएगा स्टूडेंट, तो हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसके लिए क्या होना चाहिए, उसका एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं स्टूडेंट। दूसरे एग्जांपल में कंसीडर कीजिए कि एक ग्रामोफोन डिस्क है। आपको पता है पुराने जमाने में जो हम जो गाने वगैरह सुनते थे, उसकी रिकॉर्डिंग ब्लैक कलर की रिकॉर्डिंग डिस्क होती थी। तो कंसीडर ए ग्रामोफोन डिस्क which is rotating about its own axis. Axis passes through center of the disc and perpendicular to plane. अभी जब डिस्क रोटेट कर रहा है स्टूडेंट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L1 is I1 ओमेगा। रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट धीरे धीरे रोटेट करता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, L1 is I1 ओमेगा। अभी क्या करते हैं, इस डिस्क के ऊपर, डिस्क का जो सरकमफ्रेंस है, डिस्क के बाहरी सिरे पर एक हेवी कॉइन रख देते हैं। सपोज एक 50 ग्राम का वेट जो होता है वो डिस्क के ऊपर रख दिया, तो आप देखेंगे स्टूडेंट, जैसे ये मास इसके ऊपर रखा तो इसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रोटेशन, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। पहले केस में इट इज रोटेटिंग बाय सम एंगुलर स्पीड। जब ये मास डिस्क के ऊपर रख दिया, जब ये मास डिस्क के ऊपर रख दिया, तो इस मास रखने से क्या हुआ स्टूडेंट, इस मास रखने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ क्योंकि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट। आपने स्विमिंग पूल में डाइवर्स को देखा होगा। ए डाइवर्स टेक्स ए जंप फ्रॉम डाइविंग बोर्ड। ये डाइवर है स्टूडेंट, जो कि एक बोर्ड से एक स्विमिंग पूल में जंप ले रहा है। तो आप देखेंगे कि जब ये डाइवर स्विमिंग पूल में बहुत ऊंचाई से जंप लेता है, व्हेन इट टेक्स अ जंप, तो ये डाइवर क्या करता है, इट इज हैविंग अ फ्री फॉल। तो बैलेंस करने के लिए आपने देखा होगा, प्रॉपरली वॉच कीजिएगा, जब ये पानी में जाता है तो पहले सिर उसका जाता है, फिर पैर ऊपर रहते हैं, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ डेंजर। तो ये डाइवर क्या करता है, अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर वे में फोल्ड करता है। ही ब्रिंग्स हिज नी बिलो द चिन, पूरी बॉडी को ऐसा गोल गोल बना लेता है, मतलब उसके जो घुटने हैं वो ठुड्डी, मतलब ये ठुड्डी जो है उसके पास में आता है। इससे क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट, ये 3 एग्जाम्पल है। आप इसका एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। आपको यदि ये लाइक किया है, आप इसको लाइक कीजिए। यदि आपको पसंद आया है तो हमारे साथ शेयर कीजिए वीडियो, और आपको यदि चाहिए तो हर वक्त मैं इस टॉपिक का पूरा PDF फॉर्मेट अंत में डाल रहा हूँ, वो आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।